जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट का जो यूनिट आईसीटी से रिलेटेड है, उनसे जो क्वेश्चन प्रीवियस में आए हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। और इसमें आपने देखा है कि क्वेश्चन जो है आपका आईसीटी में, जहाँ ये सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या मेमोरी से या अन्य ऐसे टॉपिक हैं जिनसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आते हैं, उनके अलावा बाइनरी सिस्टम जो आपका बाइनरी सिस्टम है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, हालांकि ये 2010 का क्वेश्चन है, लेकिन इसने कहा कि खोडस आधारी अंकन पद्धति में कौन से चिन्ह आते हैं। तो इसमें जो है षटटास्मिक संख्या या हेक्साडेसिमल में 0 to 9 से लेके 0 से 9 ACF चिन्ह आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है चिन्ह को दिखाया गया है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हाँ इसमें किस तरीके से चिन्ह आते हैं, तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए दोहरा तुल्यमान पद्धति की पूरक पद्धति का उपयोग किया गया है। तो इस तरीके से डेसिमल से बाइनरी कैसे रूपांतरित करते हैं, और डेसिमल और बाइनरी का टॉपिक आप देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पुराने समय में क्या कह सकते हैं कि जो पुराने पेपर के पैटर्न उसके अकॉर्डिंग आता है, नहीं तो एक डेसिमल बाइनरी से कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं। निम्न में से कौन सा लैन का प्रकार है। अब जैसे ये इंटरनेट कनेक्शन में आप देखिए तो लैन है, वैन है, मैन है। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आप लगभग देखिए कि हर एक साल में ही क्वेश्चन आता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो एक प्रकार से आपसे पूछ रहा है वो क्या है, इथरनेट है, एफडीडीआई है, उपयुक्त सभी है, टोकन रिंग है। तो उपयुक्त सभी है। अब ये पता होना चाहिए कि लैन का पहले तो फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि एक ऐसा नेटवर्क जो केवल एक भवन, एक कार्यालय अथवा एक कमरे तक सीमित हो। यानी एक ऐसा नेटवर्क हो कि आप लैन के थ्रू एक अपना, जैसे घर पे जो है आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, कोई कार्यालय पास में, एक कमरा है, तो इतने तक एक भवन, कार्यालय अथवा एक कमरे तक सीमित होता है। लोकल एरिया नेटवर्क ये कहलाते हैं। इस नेटवर्क के तहत कई कंप्यूटर को आपस में जो है, कई कंप्यूटर के लैन में, मतलब कि जैसे एक घर पे है आपके, कार्यालय पास में है ना, रूम है पास में, अब इनको क्या किया गया, जोड़ दिया गया लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू जो है, इसको आपस में जोड़ दिया गया। परंतु इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो आपको ध्यान रखना कि लैन का ये 1 या 2 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज में नहीं होता है। और लैन में विभिन्न प्रकार की मीडिया एक्सेस कंट्रोल विधियां होती हैं, जिनमें इथरनेट सबसे पहले देखिए, इसमें इथरनेट है। इथरनेट एक 10 Mbps लैन है। एक्सेस नेटवर्क को नियंत्रित करने के लिए कोलिजन डिटेक्शन सीडी प्रोटोकॉल के साथ कैटियार सेंस मल्टीपल एक्सेस CSMA का उपयोग करता है। टोकन रिंग क्या होता है, ये एक 4 Mbps या 16 Mbps टोकन पासिंग विधि है जो रिंग टोपोलॉजी में काम करता है। एफडीडीआई यानी फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, यह 100 Mbps पर डेटा स्पीड प्रदान करता है, जो टोकन रिंग और इथरनेट लैन से तेज होता है। कोई 3 अंक दशमलव संख्या का संग्रह स्टोर करने के लिए बिट्स द्वयंक की न्यूनतम संख्या किसके बराबर होता है, तो 10 की। कोई 3 अंक दशमलव संख्या का संग्रह स्टोर करने के लिए बिट्स द्वयंक की न्यूनतम संख्या 10 के बराबर होता है। इनमें से कौन सा एक सही है। अब यहाँ से आप इसको निकालें तो निकालने के बाद जो है यही है कि आपको बाइनरी संख्या इस तरीके से निकल के आया तो उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर में जो वायरस आता है, जो कंप्यूटर आपका सही से नहीं चलने देता है, तो कंप्यूटर वायरस हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बैक्टीरिया है, क्या है। तो कंप्यूटर जो वायरस होता है वो एक सॉफ्टवेयर है। तो ये कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर वायरस अपने आप कंप्यूटर में आ जाने वाला प्रोग्राम कोड, यानी आपके कंप्यूटर में अपने आप आ जाने वाला एक प्रोग्राम कोड होता है जो बाहरी स्रोत द्वारा तैयार होता है। वायरस शब्द का प्रयोग कब हुआ था, सन 1972 में सबसे पहले डेविड गेराल्ड्स ने अपने उपन्यास, डेविड गेराल्ड्स का उपन्यास था व्हेन हर्ली वाज वन में। परंतु पहला जो कंप्यूटर वायरस था वो एल क्लोनर था, जो इन द वाइल्ड ने प्रकट किया था। यह कंप्यूटर वायरस एप्पल डॉस 3.3 ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्लॉपी डिस्क के द्वारा फैलाता था। वास्तविक मेमोरी कौन सा है। तो मेमोरी हम 3 प्रकार का देखते हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कैश मेमोरी है। तो इसमें वास्तविक कौन सा है। वास्तविक मेमोरी अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम है। यानी वास्तविक यानी एक तरीके से देखें
तो जो आपका विजुअल मेमोरी है, ये मेमोरी प्रबंधन की एक व्यवस्था है जिसमें बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मुख्य या प्राथमिक मेमोरी में अंततः क्रियान्वित किया जाता है। इस व्यवस्था से बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कम क्षमता के मुख्य मेमोरी वाले हार्डवेयर द्वारा भी क्रियान्वित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव संख्या 23 का इनमें दिया है कि कौन सा दशमलव संख्या 23 का दोहरा समानार्थी बाइनरी एक्विवेलेंट है। अब इस तरीके से यहाँ पे देखिए निकाला गया है और लगभग देखिए कि क्वेश्चन लगातार 2010 के आसपास बाइनरी डिजिटल ये कन्वर्जन बहुत ज़्यादा आता था। सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा ली गई मूल्य जनित नेटवर्क, वैल्यू एडेड नेटवर्क से। सूक्ष्म बौद्धिक अवधारणा, मूल्य जनित नेटवर्क, वैल्यू एडेड नेटवर्क, ये जो है सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? वैल्यू एडेड नेटवर्क की अवधारणा से ली गई है। डब्ल्यू का फुल फॉर्म इस तरीके से, तो इसका तो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। हाइपर टेक्स्ट इंटरनेट से जुड़े संसार भर के जो कंप्यूटरों का विशाल नेटवर्क है, किसने किया था इसका? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। और आपने ये भी देखा होगा कंप्यूटर में HTML, तो HTML का उपयोग मूलतः किसके लिए करते हैं? कौन सी चीज़ को डिजाइन करने के लिए? वेब पेज, वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, ग्राफिक को, टेबल या फ्रेम को। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग क्या करने में होता है? वेब पेज बनाने में। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग वेब पेज बनाने के लिए सबसे पहले मार्कअप लैंग्वेज के रूप में होता है। इस भाषा में टैग्स का प्रयोग होता है जो प्रायः जोड़ो यानी पेयर में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण नहीं है? राउटर, हब, स्विच, CPU, इनमें से कौन सा नेटवर्क उपकरण नहीं है? तो CPU नहीं है। समांतर नेटवर्किंग हार्डवेयर नेटवर्किंग के उपकरण होते हैं। इसमें गेटवे है, राउटर है, नेटवर्क ब्रिजेज है। यानी नेटवर्किंग हार्डवेयर उपकरणों में अगर देखें तो क्या क्या आता है? गेटवे है, राउटर है, नेटवर्क ब्रिजेज है। तो गेटवे, राउटर, नेटवर्क ब्रिजेज, स्विच, हब और रिपीटर। नेटवर्क उपकरण में कुछ हाइब्रिड नेटवर्क भी आते हैं जैसे मल्टी लेयर स्विच, प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स, ब्रिज राइटर्स, फायरवॉल तथा नेटवर्क इंटरफेस। CPU नेटवर्क उपकरण नहीं है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर में होने वाली सभी क्रियाओं को कंट्रोल करता है, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। DNS क्या होता है? DNS स्टैंड फॉर, DNS का फुल फॉर्म पूछा, डोमेन नेम स्टैंडर्ड, डोमेन नेम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम। तो यहाँ पे DNS स्टैंड फॉर, DNS क्या बताता है? डोमेन नेम सिस्टम को। DNS DNS का जो पूर्ण रूप है वो डोमेन नेम सिस्टम है। और DNS स्टैंड सेट का एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट और अन्य नेटवर्क पर डेटा को एक्सचेंज TCP/IP प्रोटोकॉल सूट के रूप में तय करता है। पहले तो DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम होता है। और ये क्या है? डोमेन नेम सिस्टम एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट और अन्य नेटवर्क पर डेटा को एक्सचेंज TCP/IP प्रोटोकॉल सूट के रूप में तय करता है। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू? यानी जो मॉडेम होता है वो मॉडेम एक नेटवर्किंग युक्ति है। मॉडेम एक वोल्टेज स्टेबलाइजर है। मॉडेम एनालॉग संकेत को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो इसमें जो मॉडेम है वो क्या करता है, ये ध्यान देना है। तो 2018 को क्वेश्चन है। मॉडेम जो होता है दो शब्द से मिलकर बना है। मॉडेम में मो का अर्थ है मॉड्यूलेटर और डेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर। यानी देखिए मो का अर्थ मॉड्यूलेटर से तथा DEM का अर्थ डेल मॉड्यूलेटर से है। और ये जो है ये एक नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस है जो टेलीफोन लाइन में आने वाला एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को प्रेषित करता है और डेटा भेजने व प्राप्त करने की अनुमति देता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर केवल डिजिटल 0 और 1 संकेत को ही समझ सकता है। मॉडेम कोई वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं होता है। निम्नलिखित कंप्यूटर संगठकों में से कौन सा पहुंच की गति की दृष्टि से सबसे तेज है? यानी इन कंप्यूटर संगठकों में कौन सा ऐसा है जो पहुंच की गति से सबसे तेज, यानी दृष्टि से सबसे तेज इनमें से? तो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर संगठक में देखें तो रैम जो है, रैम की पहुंच गति की दृष्टि से सबसे तेज होता है। रैम का पूरा जो फुल फॉर्म उसका है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। रैम को डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। तो कितनी चीज़ें हो गई? एक तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, कंप्यूटर की ये प्राइमरी मेमोरी है, इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। रैम को डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर की गति के लिए रैम प्रमुख भूमिका अदा करता है।
इंटरनेट जो कि पारिभाषिक शब्दावली में परिवर्णी शब्द, विशिंग का क्या मतलब है? अब देखिए इंटरनेट जो पारिभाषिक शब्दावलियों में ये जो दिया गया है, व्हाई यू सा इज व्हाट यू गॉट, क्या इसका फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया है। इंटरनेट पारिभाषिक शब्दावली में जो परिवर्णी शब्द जो दिया है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, इसका मतलब है कि जो आप देखते हैं वही आपको मिलता है। यही इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन डिस्प्ले को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जो वास्तव में इस प्रकार से मेल खाता है कि जब यह मुद्रित होता है तो एक दस्तावेज के रूप में दिखाई देता है। सॉफ्टवेयर जिसे आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, किंतु ट्रायल अवधि के बाद इसका प्रयोग जारी रखने के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है, इसको क्या कहते हैं? कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप निःशुल्क डाउनलोड करिए और फिर ट्रायल ले लीजिए कि हाँ वो काम कर रहा है कि नहीं, लेकिन इसके बाद आपको भुगतान करना पड़ेगा, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको शेयरवेयर कहते हैं। देखिए शेयरवेयर क्या होता है? शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे एक प्रचार के तहत, मतलब कि शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया, पहले तो आपको बोलेंगे कि हाँ इसको आप जो है फ्री में डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको लत लग गई तो फिर उसको आपको परचेज करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे एक प्रचार के तहत इंटरनेट से डाउनलोड करने की सुविधा तो दे देते हैं, सुविधा केवल कुछ समय के लिए आपको देते हैं, इसे ट्रायल पीरियड भी कहते हैं। ट्रायल के लिए मिलने वाले समय के बाद यदि आपको वो सेवा सुविधा पसंद आ गई तो इलेक्ट्रॉनिक यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट के नियम के अनुसार आप उसके लिए निर्धारित पेमेंट कर उसे डाउनलोड कर अस्थायी रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ना करने पर तय समय के बाद यह सॉफ्टवेयर अपने आप काम करना बंद कर देता है और आपको इसकी सूचना दे देता है। तो ये ट्रायल के बाद अगर पसंद आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक यूजर एग्रीमेंट के तहत आप जो नियम है पेमेंट करिए, डाउनलोड करिए, और अगर ऐसा नहीं तय समय के साथ आप जो है नहीं करते तो वो काम करना बंद कर देता है और आपको इसकी सूचना दे देता है। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रैम जो है अपरिवर्तनीय और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन प्रभावित नहीं होता है। रैम अपरिवर्तनीय और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन प्रभावित होता है। इनके अलावा रैम जो है वो परिवर्तनीय है और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन प्रभावित नहीं होता। रैम परिवर्तनीय है और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन प्रभावित हो सकता है। तो यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, वो जो है कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन जो है प्रभावित होता है, यानी वो इम्पैक्ट डालता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका जो परफॉर्मेंस वो प्रभावित होता है। रैम एक तरीके से प्राइमरी मेमोरी है जिसका काम कंप्यूटर में कार्य के दौरान स्मृति भंडार को बनाए रखने से है। जिस कंप्यूटर में रैम की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब एक तरीके से ये स्मृति भंडार आपका मेमोरी का जो स्पेस है ये तो वो जो है बढ़िया बनाए रखता है, और जिस कंप्यूटर में रैम की मात्रा ज़्यादा होगी उस कंप्यूटर में काम करने की गति भी तेजी होती है। इसे कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कंप्यूटर की कहा जाता है। दशमलव संख्या 75 का द्विआधारी समतुल्यांक क्या है? तो यहाँ पे दशमलव संख्या का देखिए इस तरीके से आप निकाल लेंगे, और ये देखिए कन्वर्जन बहुत जो है क्वेश्चन कन्वर्ट करने के लिए आता है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, तो इस तरीके से आप इसका वो कर सकते हैं। बजट निर्माण में आपको ऑटोमेटिक परिकलन करना पड़ता है, इसके लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? यानी आपको बजट बनाना है और बजट निर्माण में आपको ऑटोमेटिक परिकलन करना पड़ रहा है, उसके लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो उसके लिए स्प्रेडशीट, यानी बजट निर्माण में ऑटोमेटिक या स्वचालित परिकलन या परिकलन, यानी बजट बनाने में ऑटोमेटिक या स्वचालित परिकलन या गणना करने के लिए स्प्रेडशीट का उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट कंप्यूटर का एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे किसी भी डेटा को टेबल के रूप में, यानी स्प्रेडशीट यानी किसी भी डेटा को टेबल के रूप में अर्थात रो और कॉलम के रूप में मैनेज करें या अरेंज कर सकते हैं, और इस प्रकार से व्यवस्थित डेटा पर किसी भी प्रकार का एनालिसिस या विश्लेषण कर सकते हैं। इसकी मदद से आप किसी चीज़ का हिसाब किताब, वही है बजट निर्माण, स्प्रेडशीट ऐसा बनाओ कि आप रो एंड कॉलम में जो भी डेटा उसको मैनेज करो। इसकी मदद से आप किसी भी चीज़ का हिसाब किताब या लेखा जोखा, मार्कशीट, कर्मचारियों के वेतन की जानकारी हो गई, और अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित भी इन सब चीज़ों को रख सकते हैं। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय, तृतीय, चौथी और पीढ़ी, ये ध्यान रखना है आपको हर एक पीढ़ी में जो कंप्यूटर में क्या क्या चेंजेज आए हैं इम्पोर्टेंट। जैसे प्रथम पीढ़ी में
वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर। यानी सबसे ज़्यादा जो ट्रांसफॉर्म देखा गया पहली पीढ़ी में इम्पोर्टेंट था वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में था ट्रांजिस्टर और तीसरे में था इंटीग्रेटेड आईसी और चौथी में था बीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर, है ना। तो वैक्यूम ट्यूब हो गया, ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड हो गया, बीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर हो गया। अब यहाँ पे दिया है कंप्यूटर प्रोग्राम में जो अन्य प्रलेखों अथवा करड़ी या कोड में अपनी प्रतिलिपियां अंतः स्थापित करने से फैलता है, तो क्या है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस जो होता है एक ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है जो अन्य प्रलेखों अथवा करड़ी या कोड में अपनी जो प्रतिलिपियां स्थापित करने से वो फैलता है। कंप्यूटर वायरस ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर प्रोग्राम की अनुलिपि, मतलब जो कंप्यूटर वायरस एक तरीके से होता है जो आपने पहले से ही आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम में है उसी को वो रिप्लिकेट करता रहता है, उसके डुप्लीकेट बनाता रहता है और जो उपयोगकर्ता यूजर है उसकी अनुमति के बिना वो कंप्यूटर को संक्रमित कर देता है। वायरस प्रभावित कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम अपनी सामान्य कार्यशैली में अनजानी अथवा अनचाही रुकावट, गलती तथा कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर देता है, यानी आपको उस पर कंट्रोल नहीं रह जाता। ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन में आरजीबी का क्या मतलब है, यानी ऑडियो बहुत बड़ी फाइल है, वीडियो है और उसमें कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेशन में आरजीबी का मतलब इसमें क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू। ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन में आरजीबी का मतलब है आर फॉर रेड, ग्रीन फिर ब्लू। हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है जिन्हें पिक्सल कहते हैं। अब जैसे ये है आपका जिसे आप फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं, आपका जो स्क्रीन होता है बेसिकली ऐसे कई छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे बिंदु हैं। तो ये जो हमारा जो स्क्रीन बना होता है वो रेड, ग्रीन और ब्लू, ये कंप्यूटर में स्क्रीन में छोटे छोटे जो बिंदु हैं उनसे बना होता है जिन्हें पिक्सल कहते हैं। किसी भी एक समय पर स्क्रीन पे ऐसे कई पिक्सल होते हैं जिन्हें मॉनिटर का रेजोल्यूशन कहते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर जो है पिक्सल के कलर आमतौर पे लाल, हरे और नीले, यानी क्या आरजीबी होता है, लाल, हरा और नीला। ये अधिक मेमोरी लेता है और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़्यादा होती है। कंप्यूटर टर्म्स के रूप में रंगों का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त, यानी कंप्यूटर में रंगों के निर्धारण के लिए जो प्रयुक्त टर्म है आरजीबी, एचएसबी, सीएमवाई के, सीआईई। 1 टेराबाइट मेमोरी किसके समान है, तो देखिए ये छोटे से लेके बड़े तक का जितना भी होता है मेमोरी का, तो ये पूछा जाता है कि इसे हम लोग एमबी, जीबी, केवी इतना तो पता होता है। तो यहाँ पे लेकिन टेराबाइट में पूछा है कि 1 टेराबाइट में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए टेराबाइट में जो है कंप्यूटर की मेमोरी में एक अक्षर द्वारा ली जाने वाली स्पेस को बाइट कहते हैं, जगह को। और ये कंप्यूटर स्मृति की दूसरी सबसे छोटी इकाई, पहली इकाई बिट है, पहले इकाई बिट है। कंप्यूटर की मेमोरी के क्रम में अगर देखें तो सबसे छोटा तो बिट हो गया, लेकिन यहाँ से आपको ये चार्ट ध्यान रखना है कि जो एक बाइट है सबसे छोटी तो बिट हो गया, जो 8 बिट है ऐसे 8 छोटे छोटे बिट से मिला के एक बाइट बनता है। अब बाइट से हम आगे बढ़ते हैं तो इसी तरीके से अगर देखें तो जब हम 1 किलो बाइट की बात करते हैं तो उसमें 1024 बाइट होता है, और किलो से भी मेगा पे जाते हैं तो मेगा में वही 1000 किलो बाइट होता है, और फिर मेगा से गीगा में जाएंगे तो वही जो है 1024 मेगा हो जाएगा, और जब टेरा में जाएंगे तो 1024 गीगा हो जाएगा। अब पीछे के आप ये तीनों देखिए, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, इनको आप कैलकुलेट इस तरीके से कर रहे हैं तो आपका टेराबाइट कुल मिला के यहाँ पे आ जा रहा है। तो यही आपको ध्यान रखना है जैसे ये यहाँ पे बताया गया है। फिर इसके बाद ऐसे पेंटा है, पेंटा के बाद हेक्सा है, जिट्टा, योट्टा, यानी किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, हेक्सा, जिट्टा, योट्टा, इस तरीके से आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आईसीटी, कौन सा कथन आईसीटी के बारे में सही है। आईसीटी आपका जो कम्युनिकेशन का ये जो है जो हम कर रहे हैं आईसीटी में, वो एक परिवर्णी है जिसका मतलब इंफॉर्मेशन एंड कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी है। समावेशी शिक्षा में लर्निंग में या अधिगम समर्थन के लिए जो आईसीटी है उसका प्रभावी उपयोग सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अच्छे शिक्षण का एग्जाम्पल है। तो आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जा रहा है, तो दूसरा सही है। पहला जो है कि आईसीटी एक परिवर्णी है जिसका तात्पर्य इंफॉर्मेशन एंड कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी, तो कॉम्पिटिटिव तो है नहीं। आईसीटी जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक व्यापक क्षेत्र है जो क्या करता है, सूचना के संचालन, रचना, भंडारण और उपयोग की योग्यता को ध्यान में रखता है। आईसीटी के बारे में देखें तो समावेशी शिक्षा में अधिगम समर्थन के लिए, यानी शिक्षा को समावेशी बनाना है तो समावेशी शिक्षा में अधिगम समर्थन के लिए
आईसीटी का प्रभावी उपयोग सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अच्छे शिक्षण का एग्जाम्पल है। दूरवर्ती स्थानीय क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में भी हेल्प करता है और उच्च शिक्षा संस्थानों में अधिक पारदर्शिता प्रणाली लाने में भी हेल्प करता है। इंटरनेट, वर्चुअल क्लासरूम, उपग्रह और अन्य माध्यमों द्वारा पाठ्यक्रम वितरण के लिए दूरस्थ शिक्षा सुविधाजनक बना दी गई है इसके थ्रू। देखिए द्विअंकीय का समतुल्य दशमलव कौन सा है, तो इस तरीके से यहाँ पे फिर से चेंज करने वाला है और यहाँ पे आप इनको देखें तो द्विअंकीय संख्या को दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए किस तरीके से यहाँ पे जो है ये किया गया है। जतिन के लैपटॉप में एक एलसीडी स्क्रीन है। एलसीडी का मतलब उनके एलसीडी तो है, एलसीडी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड कॉम्पैक्ट डिस्प्ले, क्या कहते हैं। तो देखिए एलसीडी जो होता है इसका फुल फॉर्म जो है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी जो है, एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है, एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी एलसीडी जो है एलईडी और गैस डिस्प्ले की तुलना में बहुत कम बिजली का उपयोग करता है। पहले तो एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो गया, यहाँ पे क्रिस्टल डिस्प्ले है। और जो एलईडी होता है, तो एलसीडी जो होता है नहीं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, वो एलईडी और गैस डिस्प्ले की तुलना में बहुत कम बिजली लेता है क्योंकि वे इसे उत्सर्जित करने के बजाय प्रकाश को अवरुद्ध करने के सिद्धांत पर काम करता है। तरल क्रिस्टल की खोज 1888 में हुई थी। क्या तरल क्रिस्टल की खोज जो है 1888 में हुई थी। एलसीडी एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से मॉड्यूलेटेड ऑप्टिकल डिवाइस है जो तरल क्रिस्टल से भरे खंडों से बना होता है। निम्नलिखित में से किसको द्वितीयक भंडारण का एक रूप नहीं माना जाता है, तो कौन सा द्वितीयक भंडारण, रैम, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, और फ्लैश ड्राइव, इनमें से किसको द्वितीयक भंडारण का एक रूप नहीं माना जाता है, तो रैम है। देखिए सेकेंडरी मेमोरी को सहायक मेमोरी, एक तो जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको सहायक यानी ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ये कंप्यूटर का भाग नहीं होता है बल्कि इसे कंप्यूटर में आप अलग से जो है जोड़ते हैं। इसमें स्टोर डाटा जो होता है स्थायी होता है, अर्थात कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी आप जो है जो भी लगा के मतलब उसमें सेव करना चाह रहे होंगे उसमें सेव होगा। स्टोर डाटा डिलीट नहीं होता, जैसे प्राइमरी मेमोरी है कि जब फंक्शन करता है कंप्यूटर फिर शट डाउन किया तो वो भी है। जो आपका द्वितीयक मेमोरी है उसके कुछ एग्जाम्पल है, इनको ध्यान रखिए। अब देखिए द्वितीयक यानी जो सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे हम यूज कर सकते हैं उसमें फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है। फ्लॉपी है, हार्ड डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड आप अलग से लगाते हैं ना, फ्लैश ड्राइव है, पेन ड्राइव है। तो ये सारी चीज़ हम सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे यूज करते हैं। फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क। स्पष्ट है कि रैम एक प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है। इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है, तो वह है मॉडेम। कंप्यूटर को कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाने वाला डिवाइस कौन सा है, मॉडेम। मॉडेम शब्द दो वही मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से बना है। मॉडेम का प्रयोग क्या होता है, कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल से, ये पहले भी आ चुका है। मॉडेम का प्रयोग क्या होता है, कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल से डाटा भेजने के लिए होता है। एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जो एनालॉग और डिजिटल डेटा के बीच वास्तविक समय में दो तरफा नेटवर्क संचार के लिए परिवर्तित करता है। वह कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क में जोड़ता है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर केवल डिजिटल डेटा को ही समझ सकता है और टेलीफोन लाइन में एनालॉग डेटा संचारित होता है। इसलिए ये युक्ति एनालॉग डेटा को मॉड्यूलेशन कर उसे डिजिटल डेटा में परिवर्तित कर देता है जो कंप्यूटर को समझने योग्य बन जाता है। पुनः इसी प्रक्रिया को डीमॉड्यूलेशन कर एनालॉग डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक संस्थान अनुक्षेत्र नाम डोमेन नेम से समानता जुड़ा है। कौन सा ऐसा शैक्षिक संस्थान जो अनुक्षेत्र नाम डोमेन नेम से जुड़ा हुआ है, तो है एजुकेशन। ईडीयू लगा रहता है ना, जो डोमेन नेम ये है ईडीयू। तो ये देखिए डोमेन नेम या डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम एक ऐसा उपकरण है जिसे हम किसी वेबसाइट को इंटरनेट में क्लासीफाई करते हैं। किसी भी वेबसाइट की बात करें तो सभी बैकग्राउंड किसी न किसी आईपी एड्रेस से जुड़ा होता है। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये एक न्यूमेरिकल एड्रेस है जो ब्राउज़र को बताता है कि इंटरनेट में कहाँ पर वेबसाइट मौजूद है। डोमेन नेम बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन महत्वपूर्ण जो डोमेन नेम है उनको हमें ध्यान रखना है, जैसे टीएलडी
टॉप लेवल के जो डोमेन है वो कौन-कौन से आते हैं। जैसे हर एक चीज़ के पीछे आपने देखा होगा डॉट कॉम लगा रहता है। डॉट कॉम जो है किसी भी चीज़ के कॉमर्शियल पर्पज़ को बताता है। तो डॉट कॉम हो गया कॉमर्शियल, ओआरजी लिखा है तो ऑर्गेनाइजेशन को दिखाता है, एनईटी लिखा है नेटवर्क को, जीओआर गवर्नमेंट को, ईडीयू एजुकेशन को, फिर नेम है बिज़नेस को दिखाता है, इन्फो इन्फॉर्मेशन को। सीसीटीएलसी कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स, एक तो आपको ये टॉप लेवल डोमेन्स टीएलडी के पता हो गया कि कॉम है, ऑर्गेनाइजेशन नेट है, गवर्नमेंट के लिए एजू नेम बीजी ये सब हो गया। और कंट्री कोड लेवल में ऐसे जैसे यूएस है तो गया तो यूनाइटेड इंडिया, डॉट इन करके इंडिया हो गया, सी एस स्विट्जरलैंड, फिर चाइना का है, फिर रशिया का है इसी तरह, और ब्राज़ील, ये करके जो है आपका कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन को शो करता है ना। तो स्पेसिफिक एड्रेस के लिए ये सब ज़रूरी होता है, टीएलपी या आईपी एड्रेस। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन किया, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आईसीटी से कैसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।